यहाँ से स्टार्ट करेंगे विजन एज के यहाँ पर मैगजीन PT 365 पे इसको देखेंगे। यहाँ पर इकोनॉमिक के हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रैल से नवंबर तक यहाँ पर करंट अफेयर्स दिया हुआ है, जिसमें हम लोग टॉपिक नंबर 5 तक यहाँ पर कवर कर लिए थे कल, ठीक है। 5 तक हमने देखे थे, आपको टॉपिक भी कुछ हमने दिए थे पढ़ने के लिए कि टॉपिक आपको यहाँ से घर से भी पढ़ने थे, नोट्स बनाने थे, ठीक है। तो आपने वो कर लिया हुआ, राइट। आगे आते हैं टॉपिक नंबर 6 नंबर में। टॉपिक 6 यहाँ से हम लोग पार्ट 3 से देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं अभी यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ उसमें पहले से ही, तो यहाँ से कृषि के संबद्ध क्षेत्र यहाँ से करेंगे जितने टॉपिक यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 6 नंबर को पूरा खत्म कर जाए और 7 को भी आज खत्म करें, है ना। तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आज आपको बताएंगे। आपको भी आज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको कुछ टॉपिक मैं पढ़ने के लिए भी दूंगा, वो टॉपिक आपको रीड करने प्लस साथ में नोट्स यहाँ पे बनाते जाना है आपको, राइट। आते आगे टॉपिक नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 6 में 6.1 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके बारे में। इसके यहाँ पर 15 साल पूरे हो रहे हैं, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर 2010 में होता और इसकी जो मतलब इसकी शुरुआत जो थी 2010 में हुई थी और यहाँ पर 15 साल इसका पूरा हो रहा है, 2025 पूरे हो चुके हैं, राइट। तो इसको लेकर के यहाँ पर है, यहाँ पर केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय के अधीन एक मत्स्य विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, और इसी वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय वर्ष 24-25 के 5 वर्ष के अवधि तक लेकर इसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में। आपसे बोलेगा इसमें कुछ राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया गया था, तो क्या गलत हो, क्योंकि यहाँ पर सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर किया गया था। हालांकि इसकी अवधि वित्तीय वर्ष 25-26 तक बढ़ा दी गई है, अभी 1 साल बढ़ा दी गई थी, है ना। नोडल एजेंसी क्या होगी? नोडल एजेंसी यहाँ पर प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का गठन किया गया था। इसमें यहाँ पर इसकी संरचना क्या होगी, घटक क्या होंगे? इसमें यहाँ पर 2 अलग अलग घटक वाली एक छत्र योजना होगी, जिस प्रकार यहाँ पर केंद्रीय क्षेत्र योजना और एक केंद्र प्रायोजित योजना, ठीक है। केंद्र सरकार पूरा रूप से पूर्ण वित्त पोषित कार्यान्वित होने वाली यहाँ पर योजना होगी, कौन सी? केंद्र क्षेत्र की। और केंद्र प्रायोजित जो होगी यहाँ पर ये आंशिक रूप से समर्थित और राज्यों द्वारा कार्यान्वित होने वाली एक योजना है, ठीक है। इसको उत्पादन में वृद्धि, बुनियादी ढांचा में यहाँ पर प्रबंधन और मत्स्य प्रबंधन नियामक ढांचा, तो यहाँ पर इसमें 3 इसके जो घटक बता सकते हो वो यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे आते हैं, यहाँ पे आगे दे रखा है मत्स्य उत्पादन और इनकी उत्पादकता को लेकर के इनके क्षेत्र और इनके क्या लक्ष्य है और इनकी क्या उपलब्धियाँ हैं, ठीक है। तो मैंने देखो इसको हाईलाइट कर रखा है कुछ पॉइंट कि थोड़ा सा जल्दी आसानी से आपको समझा सकूँ इसमें, राइट। जैसे कि यहाँ पर इसमें देखो मत्स्य उत्पादन और इनकी जो उत्पादकता है, इसमें आपको ये पॉइंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ पढ़नी थोड़ी उपलब्धियाँ इनकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य उत्पादन और जो उत्पादकता इनकी उपलब्धि क्या थी वर्ष 2025 से तक यहाँ पर जो जलीय कृषि उत्पादकता बढ़कर 4.7% टन हो गई है, ठीक है, हेक्टेयर हो गई है। तो पहली बात यहाँ से है। अगला, फरवरी 2025 तक प्रति व्यक्ति मत्स्य उपभोग जो है 5 से 6 किलोग्राम से बढ़कर 12 से 13 किलोग्राम पहुँच गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बनकर उभरा है, जो यहाँ पर वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग 8% योगदान देता है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसके? जो उपलब्धियाँ इनकी हैं, किसकी? मत्स्य क्षेत्र उत्पादन की, है ना। तो यहाँ से 3 पॉइंट ये हो गए। आगे यहाँ पर है आर्थिक मूल्य जो वर्धन है, इसमें आपका क्या उपलब्धियाँ होंगी? दिसंबर 2000, अच्छा ये नहीं पढ़ना है, क्रॉस है, इसको नहीं छोड़ना है टॉपिक को। आगे देखते हैं आय और रोजगार में सृजन की वृद्धि को लेकर के यहाँ पर दिसंबर 2024 तक मत्स्य पालन और जो जलीय कृषि है इससे संबंधित यहाँ पर गतिविधियों में 58 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। तो एक पॉइंट आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका ऐसे ये सिर्फ इतने पॉइंट यहाँ से पढ़ने हैं इसके। आगे देखते हैं भारत मत्स्य की क्षेत्र, भारत मत्स्य की क्षेत्र जो है मत्स्य की राज्य सूची का पर विषय। हालांकि केंद्र सरकार इस क्षेत्र में विकास के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मदद करती है। जिम्मेदारी का बंटवारा किस में होगा? ये आंतरिक मत्स्य की पूरी तरह से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, और समुद्री मत्स्य में जिम्मेदारी केंद्र और तटीय राज्यों के बीच यहाँ पर बटी हुई होती है। भारत में विश्व के अंतर्देशीय मत्स्य जो पालन है इसमें इनलैंड कैप्चर फिशिंग वाला सबसे बड़ा राष्ट्र होगा। भारत का कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 75% हिस्सा आंतरिक मत्स्य से आता है। कितना? 75%। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मत्स्य की पालन है उसके बारे में विचार करना है, मत्स्य के क्षेत्र के बारे में विचार करना है। पहली बात है यहाँ पर समुद्री मत्स्य से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है या केंद्र सरकार में बटी होती है, तो गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पर केंद्र राज्य दोनों में होगी। दूसरी बात बोलेगा कि भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा आंतरिक मत्स्य की आता है, या बोल देगा लगभग 50% हिस्सा
मस्त कैसे आता है, तो गलत हो जाएगा दोनों बातें, क्योंकि 75% होता है। ठीक है, और ये देश के राष्ट्रीय सकल मूल वर्धित जीवीए का लगभग 1.12% योगदान देता है। तो यहाँ से भी बात से हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 2025-26 की जो बजट था उसमें मत्स्य क्षेत्र अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटित किया गया था, ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहाँ पर कट किया मैंने। ठीक है, आगे रहते हैं। अगर पढ़ सकते हो तो यहाँ पर ये चीज़ पढ़ सकते हो, इसमें जो यहाँ पर दिया रखा है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, उसके बारे में पढ़ सकते हो कि यहाँ पर क्या इसके कंपोनेंट्स है, क्या इसके घटक थे, है ना, ये यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब आपको नहीं पढ़ना है, इतनी चीज़ पढ़ सकते हो क्या क्या कंपोनेंट दे रखे हैं। आगे आते हैं, इसका उद्देश्य देख सकते हो। उद्देश्य यहाँ पर क्या है, 1.7 करोड़ जो यहाँ पर सहायता, किसानों को सहायता के लिए यहाँ पर विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर की भूमि कम है, इनके किसान और भारत की यहाँ पर कुल जो संग्रह आबादी है, संलग्न आबादी है, उसको लेकर के 86% देना आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग बताई गई थी बात ये। आगे पर है मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वर्ष 6 वर्ष के लेकर, है ना, अवधि का 6 वर्ष, यहाँ पर 25-26 से लेकर 30-31 तक। बस ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ने हैं। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर दे रहा है राज्य स्तर पर नोडल समितियां निगरानी करेंगी इसकी, और जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों का नेतृत्व में जिला धन धान्य समितियां निगरानी करेंगी। तो 2 पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, उतने पॉइंट को लेकर के ये पॉइंट 2 ऐड करके याद करना है आपको। आगे रहते हैं, कमांड विकास आधुनिकीकरण, ये इतना नहीं पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, ये नीचे दे रखा है। कमांड विकास और जल प्रबंधन, इसके कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है आपको। शुरुआती से 1974 में 75 के में शुरू किया गया था, और यहाँ से 2004 में बदलाव लाकर इसे वर्तमान नाम दिया गया था। उद्देश्य क्या हो गया, इसे विकसित सिंचाई सुविधा जो होती है उसकी क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और सतत रूप से कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करना होगा। ठीक है, इसे 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हर खेत को पानी घटक के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, इस योजना के निम्नलिखित 2 घटक हैं। पहला सिंचाई संरचना विकास और दूसरा गैर संरचनात्मक उपाय। राइट, तो यहाँ पर 2 घटक इसके याद रखने हैं। आगे रहते हैं, बस इतना टॉपिक यहाँ से पढ़ना है आपको। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आप पढ़ोगे कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य इसका है दिसंबर 2027 तक घरेलू जो उत्पादन उसको बढ़ावा देना। ठीक है, और आयात निर्भरता को कम करना। अवधि 6 वर्ष 25-26 से 30-31 तक है। इसका जो वित्तीय परिव्यय है 11,400 करोड़ रुपये होगा। ठीक है, मंत्रालय कृषि किसान कल्याण और मंत्रालय भारत सरकार होगा। राइट, लक्षित फसलें तूर या अरहर, ठीक है, उड़द, काला चना और मसूर, लाल मसूर। ठीक है, और ये 4.5 पॉइंट करीब हो गए। उसके बाद आपको क्या देखना है, और आपको इसमें से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक ये देख सकते हो इधर से, पीएम आशा की मूल समर्थन योजना पीएसएस के अंतर्गत भागीदार राज्यों को किसानों की खरीद की जाएगी। इसके अंतर्गत मतलब जो वहाँ पर उपज देने वाले कीट प्रतिरोधी जलवायु अनुकूल दलहन किस्में, इसको लेकर के यहाँ पर सुनिश्चित खरीद 4 वर्षों तक यहाँ पर तूर मसूर की 100% खरीद न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उस पर की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नाफेड राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता NCCF प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, तो ये तीनों बात मतलब ये जो एक ही पॉइंट में दे रखी है बात, तीनों ये आपको याद रखनी है। आगे यहाँ पर है साथी पोर्टल, जो है साथी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय NIC के सहयोग से विकसित उपयोगकर्ता उन्मुख एक केंद्रीकृत पोर्टल होगा। ये छोटा सा की पॉइंट है, बस ये आपको 3 पॉइंट यहाँ से पढ़ने हैं इसके। फसल कटाई के उपरांत यहाँ पर मूल श्रृंखला पूरे देश में 1000 प्रसंस्करण और यहाँ पर पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिन्हें यहाँ पर प्रति इकाई 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान का समर्थन दिया जाएगा। राइट, आगे आते भारत में दलहन उत्पादन की स्थिति क्या होगी। भारत विश्व में या विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक होगा। ठीक है, शीर्ष यहाँ पर 3 दलहन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान होंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल उत्पादन में लगभग 22.11% योगदान देता है। ठीक है, आगे इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान है। ये तीनों राज्य मिलकर भारत के कुल दलहन उत्पादन का लगभग 55% योगदान देते हैं। मौसम, सभी तीनों मौसम में रबी, खरीफ और गर्मी तीनों में उगाई जाती है।
ठीक है, रबी खरीफ और जायद में। और यहाँ पर महत्वपूर्ण दलहन चना 47.4, अरहर 15.4, मूंग 12.4, उड़द 10.3 और मसूर 5.4%। यहाँ पर इतना इसका रेशियो देखा, मतलब इतना ये अनुपात में उगाई गई है। उत्पादन की प्रवृत्ति में भारत का दलहन उत्पादन की वित्तीय जो 2014 में 192.55 लाख टन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 24 में 244.93 टन हो गया है। महत्व क्या होगा? भारतीय आहार में कुल प्रोटीन सेवन का लगभग 20 से 25% हिस्सा दलहन से आता है। हालांकि यहाँ पर भारतीय आहार में दालों की प्रति व्यक्ति खपत 85 ग्राम प्रति दिन से कम है। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। और क्या है? दलहन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता रखती है। क्या करती है? जो दलहन होता है वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता रखती है, जिसमें मृदा की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन को स्थिर रखने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। 1 2 3 4 और भी कारण आपको देगा, है ना। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं वो आप, इसमें से एक कारण ये हो जाएगा कि दलहन भी यहाँ पर इसमें होगा। इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देखते हैं इसमें, इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगी। सदस्य इसके आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग जैसे औषध विभाग, केंद्रीय विकास कल्याण विभाग हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग विभाग इसमें शामिल होंगे। आगे देखते हैं भूमिका इसकी क्या होगी। इसकी भूमिका में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, निर्यात के लिए यहाँ पर संवर्धन करना, हल्दी के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और हल्दी की उपज में सुधार करना और बाजारों का विस्तार करने को लेकर के आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करना। ठीक है, भारत में हल्दी का उत्पादन कैसे होता है देखते हैं इसको। भारत में हल्दी का सबसे बड़ी उत्पादक और उपभोक्ता निर्यातक देश भी है, जिसमें हल्दी के लगभग 30 किस्में उगाई जाती हैं। कितनी? 30। उत्पादन, वैश्विक हल्दी उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा भारत उत्पादित करता है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से मिलकर घरेलू उत्पादन 63.4% उत्पादित करते हैं। कौन? तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये मिलकर जो घरेलू हल्दी उत्पादन इसका 63.4% करते हैं। निर्यात में हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की 62% से अधिक की हिस्सेदारी है। ठीक है, भारत के लिए यहाँ पर प्रमुख निर्यात बाजार बांग्लादेश इसको निर्यात करता है। और किसको करेगा? संयुक्त अरब अमीरात यूएई को करेगा, और संयुक्त राज्य अमेरिका इसको भी करेगा, और मलेशिया को भी करता है। ठीक है, इनको यहाँ पर ये निर्यात बाजार है। भारत को लेकर आप हल्दी को लेकर को क्वेश्चन पूछ सकता है कि हल्दी, भारत में हल्दी उत्पादन को लेकर निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात, देश में हल्दी के लगभग 40 किस्में उगाई जाती हैं। पहली बात गलत है। दूसरी बात है, वैश्विक हल्दी उत्पादन में इसका हिस्सा 60% से अधिक है, या बोलेगा 70% से कम है ना, तो गलत हो जाएगा दोनों। दूसरी बात है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिलकर घरेलू उत्पादन का करीब यहाँ पर 70% हल्दी उत्पादित करते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7% काफ़ी डिफरेंस है। अगर 64% भी बोलता, 65% होता तो चल सकता था। ठीक है, ये बात याद रखना है। आगे, भारत के वैश्विक व्यापार में हल्दी की 62% से अधिक हिस्सेदारी है, तो ये बात याद रखनी है। और बोलेगा कि भारत जो है हल्दी का सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो निर्यात करता है वो यूएसए को करता है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बांग्लादेश को करता है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को करेगा। आगे आते हैं, भारत में जीआई टैग वाली हल्दी सांगली हल्दी, वाईगांव हल्दी महाराष्ट्र, इरोड मंजर हल्दी तमिलनाडु और लकाडोंग हल्दी मेघालय में पाई जाती है। एम एस स्वामीनाथन की 100वीं जयंती को लेकर के यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ये देखते हैं। यहाँ पर देखो कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, जो जैसे कि यहाँ पर इनकी प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी। भारत रत्न इनको मिला था, मरणोपरांत, ये सब इनकी उपलब्धियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन खास तो ऐसा नहीं बनना है कि क्वेश्चन इससे पूछे, बल्कि मैं क्वेश्चन मैंने जो PT 365 के MCQs है उससे मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एक यहाँ पर प्रमुख उपलब्धियाँ आप ये पढ़ सकते हो उसको लेकर के। ठीक है, और यहाँ से कुछ खास इसमें नहीं है। राइट, आगे आते हैं, फसलें एवं बीजों जीवों से प्राप्त फाइबर। ठीक है, फसलों और जीवों से जो प्राप्त फाइबर है इनको, जैसे कि यहाँ पर मखाना यहाँ पर फॉक्सनट जो है ये समानता मखाना के नाम से जाना है, और ये एक महत्वपूर्ण जली पुष्पी फसल है। इसका वानस्पतिक नाम यूरियल फेरोक्स प्रिकली वाटर लिली है। इसे ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानते हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से विकसित होता है तथा यहाँ पर मुख्य रूप से दक्षिण और पूर्व एशियाई देशों में पाया जाता है। मखाने के पौधे को जो हो इसके दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के देशज पौधा माना जाता है।
मिथिला मखाना वर्ष 2022 में भौगोलिक संकेतक जे टैग प्राप्त हुआ था इसको। ठीक है, स्थिति भारत में इसके वैश्विक उत्पादन का अग्रणी देश, मखाना के कुल वैश्विक उत्पादन में भारत के 90% भागीदार, जिसमें से अकेला बिहार जो मिथिला क्षेत्र है उसमें यहाँ पर 85 से 90% का योगदान देता है। और कुल उत्पादन में केवल 1 से 2% ही निर्यात करता है। इसका जितना उत्पादन होता है उसका सिर्फ 1 से 2% ही निर्यात करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की गई थी। ठीक है, अत्यधिक उत्पादन हिस्सेदारी के बावजूद कुल उत्पादन के केवल 1 से 2% निर्यात करता है और पोषक तत्व या आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। ये अल्प वसा वाला खाद्य होता है। लाभ क्या है? ये कम ग्लाइसेमिक लोड वाला खाद्य एंटी एजिंग गुण से भरपूर होगा। आगे आते हैं एंटी एजिंग गुण। अगला टॉपिक है रेशम, सिल्क। क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं इसको। देखो, रेशम सिल्क उत्पादन सेरीकल्चर के बारे में। ठीक है, रेशम एक प्राकृतिक फाइबर प्रोटीन है जो यहाँ पर रेशम के कीड़े मुख्य रूप से बॉम्बिक्स मोरी प्रजाति से प्राप्त होता है। सेरीकल्चर के तहत रेशम का उत्पादन के लिए रेशम कीटों का पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, ये कीट शहतूत, ओक, अरंडी और यहाँ पर अर्जुन वृक्षों के पत्तों को खाते हैं और यहाँ पर कोकून को बनाते हैं। इस कोकून को रेशम के धागे के रूप में प्रोसेस करके कपड़े बनाए जाते हैं। राइट, आगे। भारत प्राकृतिक रेशम की सभी 4 प्रमुख किस्मों के उत्पादन करने वाला एक प्रमुख देश होगा। ठीक है, वस्त्र मंत्रालय के अनुसार भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेशम उत्पादक और सबसे बड़े उपभोग के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर लिया है। मतलब ये हो सकता है कि भारत रेशम का उत्पादन निर्यात जो है 2027.56 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, इसका निर्यात। आगे देखते हैं, भारत में रेशम के प्रकार क्या होंगे। यहाँ पर शहतूत रेशम या मलबरी सिल्क। भारत में रेशम उत्पादन लगभग 90% इसका उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल करते हैं। टसर रेशम, कोसा, ये रेशम अर्जुन और आसन जैसे वृक्षों को ये जो रेशम कीड़े होते हैं उसको उत्पादित करते हैं। मुख्य उत्पादक झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। एरी सिल्क, इसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि रीलिंग के दौरान रेशम के कीड़े नहीं मरते हैं। ये पूर्वोत्तर असम, मेघालय में उत्पादित होता है। मूंगा सिल्क, ये मुख्य रूप से असम में एंथेरिया असमेंसिस कीट से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से इनकी चमक सुनहरे पीले रंग की होती है और ये अत्यधिक टिकाऊ भी होती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखने हैं। आगे आते हैं, कपास, कॉटन। कपास के बारे में, इसे सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। खेती के लिए अनुकूल जलवायु दशाएं इसमें। कपास प्राकृतिक रेशा है। यहाँ अर्ध जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय फसल है जो भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में खरीफ मौसम में उगाया जाता है। कपास की खेती अलग अलग प्रकार की मृदाओं में की जाती है, जिसमें यहाँ पर बेहतर जल निकासी वाली गहरी जलोढ़ मृदा उत्तर भारत में लेकर काली चिकनी मृदा मध्य भारत और काली मृदा दक्षिण भारत में क्षेत्र में शामिल होती है। ये लवणता को कुछ हद तक सहन कर सकती है, लेकिन ये जल भराव सहन नहीं कर पाती है। इसकी खेती के लिए यहाँ पर उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 210 यहाँ पर पाला रहित दिन, तेज धूप की आवश्यकता होती है। भारत में उत्पादन क्या होगा इसका? भारत में विश्व का कपास उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और चीन सबसे बड़ा उत्पादक होगा इसका। ठीक है, भारत एकमात्र देश है जहाँ कपास की सभी 4 प्रजातियाँ की खेती की जाती है। प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान, मध्य प्रदेश शामिल होंगे इसमें। अफीम की खेती, भारत में अफीम की खेती के लेकर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे, जैसे कि यहाँ पर एनडीपीएस अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्र और लाइसेंसिंग के इसके विक्रय, यहाँ पर कुछ इसके खेत को लेकर के बता रखे हैं, खेती को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पर बोला है पॉइंट में, अफीम पोस्ता के पौधे अफीम गोंद से निकाला जाता है, जिसमें पर अनिवार्य रूप से कई एल्कोलाइट जैसे मॉर्फिन, कोडीन और थेपाइन होते हैं। मॉर्फिन का उपयोग सामान्यतः दर्द निवारक और दवा के रूप में करते हैं, जबकि कोडीन का उपयोग खांसी की दवा, कफ सिरप बनाने में करते हैं इनका उपयोग। ठीक है, इसे खाद्य योग बीज के तेल से निकालने से भी उगाया जा सकता है। मतलब कहने का, इसे खाद्य योग बीज जो होता है और बीज से तेल निकालने वाले जो होते हैं उससे भी यहाँ पर उगा सकते हो। आगे पॉइंट है, भारत एकमात्र देश है जिसे यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स एक्ट 1961 द्वारा अफीम गोंद के उत्पादन करने की अधिकृत किया गया है। उल्लेखनीय कि यहाँ पर 11 देश ने अन्य अफीम पोस्ता की खेती करने को लेकर अफीम को निकालने नहीं सकते हैं। आगे आते हैं 6.8 टॉपिक में।
अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इसमें आपका है भारतीय पहल। इसमें क्या है देखते हैं। इसमें भारतीय पहल भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड इक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट होगा। ये तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं हटाते हैं, आगे आते हैं टॉपिक में। और यहाँ पर आगे टॉपिक है भंडारण 360। ये क्या है? इसी केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने प्रस्तुत किया। ये क्लाउड आधारित ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होगा प्लेटफॉर्म है। ये मानव संसाधन, वित्त, भंडारण प्रबंधन, अनुबंध निगरानी आदि को एकीकृत करता है। लाभ क्या होगा? भंडारण संचालन की वास्तविक समय निगरानी सभी CWC गोदामों में मानकीकरण होगी। ठीक है, आगे स्मार्ट एक्जिम CWC ने कंटेनर फ्रेट स्टेशन और यहाँ पर सामान जो गोदाम है इसको स्मार्ट एक्जिम भंडारण प्रणाली शुरू की। इसमें ये प्रणाली प्रमुख प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फास्टैग, OCR, ANPR इसको जैसे यहाँ पर तकनीकों का उपयोग करेगी। आगे लाभ, गेट ऑटोमेशन सिस्टम और यहाँ पर यार्ड प्रबंधन, कार्गो ट्रैकिंग, स्मार्ट इन्वेंट्री प्रबंधन आदि यहाँ पर इसके लाभ होंगे। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखा है अन्नदर्पण। इससे मैंने क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। अन्नदर्पण है अन्नदर्पण। ये क्या? भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा प्रस्तुत ये एक नया सूक्ष्म सेवा आधारित मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है और ये मौजूदा डिपो ऑनलाइन सिस्टम को प्रतिस्थापित करेगा। ये प्लेटफॉर्म खरीद, भंडारण, आवागमन, बिक्री, श्रम, अनुबंध प्रबंधन को एकीकृत करेगा और इससे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में वास्तविक समय वाले डैशबोर्ड को तेजी से निर्णय लेना संभव बनाएगा। आशा प्लेटफॉर्म क्या है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने आशा अन्न सहायता होलिस्टिक AI सोल्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये AI आधारित यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। ये लाभार्थियों की उनकी पसंदीदा भाषा में AI सक्षम कॉल के माध्यम से राशन वितरण की जो प्रक्रिया उसको साझा करके सक्षम बनाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर आलू केंद्र, इसको देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा? देखो, इसे अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के 20 से अधिक देशों में अनुसंधान केंद्र मौजूद हैं। इसमें उद्देश्य क्या है? जड़ और कंद वाली फसलों की उत्पादन पद्धतियों में सुधार करना ताकि जलवायु परिवर्तन, पोषण, गरीबी से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इसका मुख्यालय लीमा, पेरू में होगा। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बाद भारत में क्षेत्रीय विंग स्थापित करने वाला यह दूसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान होगा। ये पॉइंट याद रखना है। आगे आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर है। इसके बारे में 4 पॉइंट पढ़ने। एक तो यहाँ पर पात्रता क्या होगी इसकी, ठीक है, और यहाँ पर इसकी सीमा गणना कैसे होगी। ठीक है, कार्ड जारी करने वाले संस्थान कौन कौन होंगे इसमें, जैसे कि यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक, प्राथमिक कृषि शाखा समितियाँ भी होंगी। ठीक है, और यहाँ पर सहकारी समिति से जुड़ी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल होगी। आगे KCC की अवधि 5 वर्ष तथा इनका समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। किसान ऋण पोर्टल ने पारदर्शिता और कार्यकुशलता में वृद्धि की है। बस इतने 4 से 5 पॉइंट पढ़ने हैं इसके। आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दशक। इसमें जैसे कि वर्ष 2026 के लिए घोषित नामांकन क्या है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक UN, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह पशुपालन वर्ष UNFAO और सतत विकास के लिए यहाँ पर क्या निकाय है, UN निकाय होगा इसमें। तो सतत महासागर के लिए ये यूनेस्को होगा। तो ये 4 करीब 5 इंपॉर्टेंट है यहाँ से। राइट, आगे आते हैं। और एक सतत जो परिवहन दशक है 2026 से 35 ये UN यहाँ पर इसका निकाय होगा। ठीक है, आगे आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक नंबर यहाँ से 7 है, 7वां। 7 नंबर टॉपिक है श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन। इसमें देखते हैं हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 4 संहिताओं लेबर कोड्स को लागू कर दिया है। ठीक है, ये 4 संहिताएं वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्यदशा संहिता। ये संहिताएं 29 मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करेंगी। ठीक है, भारत का यहाँ पर श्रम कानून ढांचा जो होता है ये, इसमें इसका संवैधानिक प्रावधान होगा। श्रम बल क्या है, संस्थागत तंत्र क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रालय तहत यहाँ पर इसके संरक्षण का रक्षोपाय करेगा। ठीक है, और इसमें श्रम मुक्त आयुक्त जो होते हैं औद्योगिक विवाद को रोकेगा और उनका निपटारा करेगा और श्रम कानूनों को लागू करेगा और यहाँ पर केंद्र सरकार के अधीन श्रमिकों को कल्याण को बढ़ावा देगा। तो 2 पॉइंट यहाँ से इसके संस्थागत तंत्र से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे यहाँ पर है राज्य कर्मचारी जो बीमा योजना है। ये योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में शुरू की गई थी। यह योजना कर्मचारी को बीमारी, मातृत्व, निःशक्तता, ये रोजगार के दौरान चोट के कारण यहाँ पर मृत्यु
के एवज में बीमा का प्रावधान करेगी और यहाँ पर बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा देखभाल सहायता प्रदान करती है। यह योजना गैर मौसमी इकाइयों को 21,000 रुपये प्रतिमाह कमाने वाले कर्मचारियों की भी शामिल करेगी। ठीक है, आगे आते हैं। आगे टॉपिक यहाँ से ले ऑफ क्या है, ले छटनी क्या है, इसमें ये तो नहीं पूछिएगा वैसे आपसे। आगे टॉपिक आते हैं, वो पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने बताया वो चीज़ आपको सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं। आगे देखो टॉपिक यहाँ पर वेतन संहिता। वेतन संहिता में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ। देखो वेतन इसमें 2019 को लेकर के उद्देश्य क्या होगा इसका, नियुक्तियों के लिए मंजूरी संबंधी यहाँ पर अनुपालन का सरलता से एक रूपता को बढ़ावा देते हुए श्रमिकों को अधिकार को सुदृढ़ करना। ठीक है, इसके कुछ प्रावधान है जैसे कि सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी को यहाँ पर निर्धारण मानदंड हो गए कुछ। ठीक है, मुआवजा और कुछ सरलीकरण इसके हो गए। राइट, तो ये कुछ पॉइंट इसके देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मजदूरी निर्धारण मानदंड, इसमें कौशल स्तर, भौगोलिक क्षेत्र और कार्य की जो परिस्थितियाँ, जैसे कि यहाँ पर तापमान, आर्द्रता या हानिकारक जो वातावरण है, फ्लोर विज है ना, और न्यूनतम मजदूरी इसकी शुरुआत। तो न्यूनतम जीवन स्तर पर ये आधार केंद्र सरकार द्वारा एक संविधिक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाएगी। इसमें क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता की गुंजाइश होती है। कोई भी राज्य स्तर के नीचे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकता है। इससे देश में एक रूपता और पर्याप्तता सुनिश्चित होगी। मुआवजा क्या होगा, ये समय समय पर भुगतान कर अनिवार्य करता है और समान दर से कम से कम 2 गुना ओवर टाइम मुआवजे को भी प्रदान करेगा। जो मैं पॉइंट अपने बताया की पॉइंट सिर्फ इतने पढ़ने, बाकी कुछ यहाँ से नहीं पढ़ना 2019 का वेजेस रूल के बारे में। ठीक है, क्या लिखोगे 2019 का वेजेस रूल 1, 2, 3, 4 जो पॉइंट बताएं वो पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लोगे। आगे आते हैं औद्योगिक संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता है, इसके बारे में इस संहिता में आपको देखना है यहाँ से जो प्रावधान है इसके, क्या प्रावधान हो गया मुख्य इसके, इसमें देखो यहाँ पर है इसके श्रमिक संगठन जो है यहाँ पर इसका ट्रेड यूनियन अब एकमात्र वार्ताकार संघ होगा और यहाँ पर यूनियन के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 51% सदस्यता आवश्यक होगी। इसी वार्ता प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है। एक से अधिक ट्रेड यूनियन होने की स्थिति में 20% से श्रमिकों की सदस्यता वाली यूनियन के प्रतिनिधित्व की यहाँ पर साथ एक वार्ता परिषद गठित की जाएगी करेगा। ठीक है, निश्चित अवधि को रोजगार देगा। ठीक है, और श्रमिक की विस्तृत परिभाषा को डिफिनेशन बताएगा आपको। ठीक है, कि यहाँ पर कितना यहाँ पर वेतन देना चाहिए और कितना यहाँ पर इसमें पर्यवेक्षी कर्मचारी शामिल होने चाहिए, और बताएगा ले ऑफ छंटनी बंद करने के बाद क्या उच्च सीमा की होगी, जैसे 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर देना, तो ये सीमा बता दी उसने। ठीक है, और यहाँ पर उद्योग व्यापार के डेफिनेशन भी बताएगा कि क्या यहाँ पर उद्योग और व्यापार की डेफिनेशन होगी, जैसे कि यहाँ पर इसमें लाभ या पूंजी की परवाह किए बिना नियुक्त कर्मचारी के बीच यहाँ पर सभी जो व्यवस्थित गतिविधियाँ हैं वो शामिल की जाएंगी। पुनः कौशल निधि इसमें वो भी बताई जाएगी। ठीक है, 15 दिनों के जो केवल भुगतान है वो करना, और विवाद समाधान को लेकर 20 या उससे अधिक के श्रमिक रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान उसको लेकर के आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को शामिल करना। तो ये कुछ यहाँ पर इसके एक तरह से प्रावधान हो गए। बस इसके प्रावधान थोड़े से इंपॉर्टेंट है ना, ये पॉइंट आप इसके कर सकते हो। आगे आते हैं सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसके बारे में इसमें क्या पढ़ना है, देखो इनके प्रावधान यहाँ पे पढ़ने हैं आपको, जैसे कि गिग और प्लेटफॉर्म जो होते हैं इसमें श्रमिक तथा समूहक इन्हें पहली बार कानून रूप से परिभाषित किया गया था। एग्रीगेटर सामाजिक सुरक्षा कोष में अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% श्रमिकों को किए गए भुगतान का अधिकतम 5% योगदान करेंगे। आगे यहाँ पर खतरनाक व्यवसायों के लिए कवरेज अनिवार्य होगा और इसे वृक्षारोपण श्रमिकों तक विस्तारित किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मजदूरी की एक समान परिभाषा, मजदूरी अब में यहाँ पर मूल वेतन, महंगाई भत्ता और यहाँ पर प्रतिधारणा भत्ता शामिल होगा। कुल पर श्रमिक का 50% या अधिसूचित जो प्रतिशत है मजदूरी की गणना में जोड़ा जाएगा। इससे यहाँ पर ग्रेच्युटी, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ को लेकर के एक रूपता की गणना सुनिश्चित होगी। निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी जो होती है ये निश्चित अवधि के कर्मचारियों को लेकर एक निरंतर में वर्ष को लेकर पहले 5 वर्ष के बाद ग्रेच्युटी की पात्रता देखी जाएगी। आगे असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस, इसके तहत यहाँ पर असंगठित क्षेत्रों में पंजीकरण और यहाँ पर कौशल वेतन के साथ एक राष्ट्रीय डिजिटल डेटा का प्रावधान किया जाएगा। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट हैं, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो ही सिर्फ पॉइंट आपको यहाँ से सामाजिक सुरक्षा संहिता लिखना है और उतने पॉइंट 1, 2, 3 ऐसे करके साइड में लिखते जाना है। ज़्यादा बड़े पॉइंट नहीं लिखने, इनको याद करने में आपको आसान रहे। बस ये पता हो कि किसके बारे में बात कर रहा है ना। देखो अगर यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखा और आप ये समझ गए कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो करीब 40% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपने थोड़ी मेहनत और कर दी तो 70% सॉल्व हो गया, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व है यहाँ से, राइट। तो क्या करें 40% क्वेश्चन जब भी सॉल्व हो जाता है जब हम लोग इसको समझ जाते हैं कि क्या कहने जा रहा है, एक टॉपिक की बात कर रहा है। मान लो पेपर में क्वेश्चन पूछा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के बारे में विचार करना है
है ना। हम लोग यहाँ पर अगर इतना माइंड लगा लेगा कि हाँ मैंने वहाँ पे ये पढ़ा था, ये पॉइंट था, तो करीब 40% चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आप समझ जाओगे। गलती कहाँ होगी, बस आपको वहाँ से एलिमिनेट करने को होगा ऑप्शन, बाकी सब करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस वजह से टॉपिक पढ़ो, इतना पढ़ो कि यहाँ पर ये समझ आ जाए कि यहाँ पर क्या पॉइंट मैंने पढ़ा हुआ था, बस इतना। भले ही पॉइंट याद है कि हाँ यहाँ पे कुछ था, लेकिन टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो करीब 70 से 80% चीज़ें आप सही कर ले जाओगे इसके। आगे आते हैं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें यहाँ पर देखो पढ़ना है आपके कुछ प्रावधान इसमें मुख्य है, जैसे कि एकीकृत पंजीकरण। एकीकृत जो पंजीकरण है, इसमें यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण, इसमें 10 कर्मचारियों के एक समान सीमा निर्धारित की गई है। खतरनाक कारों को लेकर विस्तारित किया गया इसमें। प्रवासी श्रमिकों की व्यापक परिभाषा बताई गई है, ठीक है। और महिलाओं को रोजगार दिया गया इसमें, सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद इनका काम कर सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा को लेकर के सलाहकार बोर्ड है, उसमें यहाँ पर कुछ निरीक्षण किए गए, जैसे कि सुरक्षा समिति, कल्याणकारी अधिकारी, और यहाँ पर इसके राष्ट्रीय जो व्यावसायिक सुरक्षा है उसके सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर संस्थागत निरीक्षण, ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ने, और यहाँ पे प्रावधान को लेकर के 4-5 पॉइंट जो दिए ये भी आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है, छोटे छोटे से की पॉइंट करके। आगे आते हैं अनुबंध श्रम, ये पूछिएगा क्या, इसमें देखो ये याद कर सकते हो, अनुबंध श्रम को छोड़ के कार के जो घंटे होते हैं इसमें, ये किसमें, जो कल्याणकारी अधिकारी और त्रिपक्षीय निकाय में कार के जो घंटे होते हैं, ये प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे निर्धारित किए गए। आगे आते हैं संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ये क्या है, देखो आवधिक बल सर्वेक्षण जो होता है, इसमें PLFS के बारे में, संचालन एजेंसी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय होती है, ठीक है। मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय 2017 प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और क्या होगा इसमें, ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। PLFS में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावली क्या क्या है, इसमें देखो श्रम बल भागीदार दर होना चाहिए, ठीक है। वर्कर जनसंख्या अनुपात होता है, ये कुल आबादी में रोजगार प्राप्त व्यक्ति का प्रतिशत होगा। बेरोजगारी दर क्या होगा, ये बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत को बताएगा। और गतिविधि की स्थिति में यहाँ पर ये किसी गतिविधि को स्थिति को निर्धारण करेगा, और यहाँ पर इसके दौरान जो किए गए कार्य के आधार है वो भी बताएगा। तो PLFS के यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसकी शब्दावली आ रही है वो आपको यहाँ से बतानी है, ठीक है। समान इसकी स्थिति है, इसमें यहाँ पर 365 दिनों के संदर्भ में अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को गतिविधि कार्य को उस व्यक्ति के समान गतिविधि स्थिति कहा जाता है। किसी व्यक्ति के समान मुख्य गतिविधि और समान सहायक आर्थिक गतिविधि को मिला दिया जाए तो वह उसकी समान गतिविधि की स्थिति मानी जाएगी, जिसे समान स्थिति PS+SS के रूप में लिख सकते हैं। ये कुछ खास ना हटाते हैं इसको, ये 4 पॉइंट आपको 5 पॉइंट पढ़ने ऊपर के, ठीक है। और कुछ यहाँ से नहीं पढ़ना, छोड़ना है बाकी सब। आगे आते हैं रोजगार और कौशल से संबंधित अन्य यहाँ पर घटनाक्रम है, जैसे कौशल भारत मिशन है उसको लेकर के यहाँ पर है। ये कौशल भारत मिशन में SIM को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। शुरुआत 2015 में हुई थी, तो इसकी 10 साल पूरा हो चुका, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। मंत्रालय क्या होगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यहाँ पर इसमें होगा। रणनीतिक कार्यक्रम क्या होगा और भागीदार जो ज्ञान है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसमें। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बारे में देखते हैं। स्थापना 2008 में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी। ये संगठन केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक विशिष्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के रूप में संचालित होती है। मुख्य घटक क्या होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना तथा जन शिक्षण संस्थान योजना और कौशल भारत कार्यक्रम के तहत यहाँ पर संयोजित किया गया है। इनका मुख्य घटक है इसके, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट जो बताया मैंने आपको यहाँ से याद रखने हैं। पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी, की पॉइंट सब नोट करके इन टॉपिक को खत्म करना है, ठीक है। आगे आते हैं, इनकी देखो जो कार्यक्रम में इसकी कुछ उपलब्धियाँ थी और कुछ पहले थी, है ना। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के युवाओं को निःशुल्क लघु अवधि के लेकर कौशल विकास प्रशिक्षण के रूप में प्रमाणन प्रदान करना था। इसका 4.0 संस्करण वर्तमान में वित्त वर्ष 2022 से 26 तक लागू किया जा रहा है। जन शिक्षण संस्थान, इसके तहत यहाँ पर निरक्षर 900 अक्षर जो हैं और स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, इनको यहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसमें उद्देश्य प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो प्रशिक्षु होते हैं इनके नियोजन करने वाले प्रतिष्ठान को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना होता है और प्रशिक्षुओं को प्रतिष्ठानों
और दोनों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1500 रुपये के प्रति एक टाइप 25% प्रदान किया जाता है। आयु वर्ग 14 से 35 वर्ष होनी चाहिए। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये क्या है? देखो ये क्या है, ये राष्ट्रीय जो ग्रामीण आजीविका मिशन है इसका हिस्सा होगा और ग्रामीण परिवारों को लेकर के आय की विविधता में लाना और ग्रामीण युवाओं को करियर की संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना, ये इसका टारगेट होगा। तो ये यहाँ पर इसके पूरे टॉपिक हुए। अगला टॉपिक है भारत कौशल प्रेरक पहल। इसमें क्या है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच WEF के सहयोग से भारत कौशल प्रेरक पर विचार विमर्श किया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य के लोगों को तेजी से करियर बदलने में सक्षम बनाना, ठीक है, ऐसे प्रशिक्षण को बढ़ावा देना जिसकी पहुंच अधिक लोगों तक हो सके, राइट। शिक्षा उद्योग को जगत जरूरतों के अनुरूप ढालना और विशेष रूप से AI, रोबोटिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और स्वच्छ ऊर्जा जैसे जो क्षेत्रक हैं उसमें प्लेटफॉर्म की संरचना होती है और ये सभी क्षेत्रक को व्यापार, नवाचार और सार्वजनिक जो निजी सहयोग है उसके लेके एक मंच तैयार करना, ठीक है। WEF यहाँ पर जो है उसकी रिस्किलिंग को लेकर के इसका हिस्सा यह पहल सरकारों को हर स्तर पर श्रमिकों को चाहे उनकी शिक्षा स्तर या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, नए कौशल सीखने को और पहल को मौजूद जो कौशल है उसको बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन करना। तो ये कुछ पॉइंट है, की पॉइंट नोट कर सकते हो आप। आगे टॉपिक है PM सेतु, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड सेतु। आते देखते हैं इसमें योजना के बारे में। 2024-25 के घोषित यहाँ पर योजना हाल ही में शुरू की गई योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित क्या तो मैं बता चुका हूँ और केंद्रीय क्षेत्र क्या होता है ये भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। आगे आते हैं योजना के बारे में। उद्देश्य क्या होगा? राज्य सरकार और उद्योग के सहयोग से मौजूदा ITI संस्थान को सरकार के स्वामित्व वाले तथा यहाँ पर उद्योग द्वारा प्रबंधित महत्वाकांक्षी कौशल संस्थान के रूप में स्थापित करना। कुल परिव्यय 5 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए और केंद्र की हिस्सेदारी 30,000 करोड़ और राज्य की हिस्सेदारी 20,000 करोड़ और उद्योग की हिस्सेदारी 10,000 करोड़। मतलब केंद्र प्रायोजित मतलब होता है कि केंद्र और राज्य दोनों बंटवारा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। इसमें से केंद्र की हिस्सेदारी 50% एशियाई बैंक जो होगा और विश्व बैंक के समान रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन जो होगा PM सेतु योजना को हब एंड स्पोक मॉडल द्वारा लागू किया जाएगा। इससे यहाँ पर 200 हब जो ITI हैं इसके 800 स्पोक को लेकर के इनमें जोड़ा जाएगा। इस योजना के कुछ मुख्य घटक से कुछ यहाँ पर मुख्य कंपोनेंट्स से वो बताना है, देखते हैं कि यहाँ पर देखो कौन कौन से थे। एक तो यहाँ पर उद्योगों के साथ मिलकर एक नए व मांग आधारित पाठ्यक्रम शुरू करना और मौजूदा पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार करना, ठीक है। क्लस्टर प्रबंधन करने को लेकर के परिमाण आधारित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय एंकर उद्योग भागीदार को साथ यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित करना। एंकर उद्योग भागीदारियां का अर्थ होता है कि यहाँ पर वे बड़े और उद्योग प्रमुख होते हैं उसमें कंपनियों को निजी परियोजना या योजना के लिए मुख्य भागीदार के रूप में काम करना। दीर्घकालिक डिप्लोमा, अल्पकालिक पाठ्यक्रम और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए मार्ग खोलना, यहाँ पर इसका कुछ घटक हैं इसके। आगे देखते हैं टॉपिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI। यहाँ पर क्या होती है? संरचना क्या होती है? संरचना होती है ये राज्य द्वारा संचालित संस्थान होते हैं, ये राज्य द्वारा संचालित होते हैं, याद रखना है, केंद्र द्वारा नहीं होते हैं, ना ही यहाँ पर जिले द्वारा होते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जो संस्थान होते हैं जो 1950 के दशक से भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में आधारशिला रख रहे हैं। दूसरी बात है प्रचयन और प्रबंधन, इनका प्रबंधन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी किया जाता है। आगे वर्तमान स्थिति क्या होगी इनकी? वर्तमान में लगभग 15,034 ITI हैं क्रियाशील हैं, जिसमें यहाँ पर 78% निजी स्वामित्व में देखे गए। अब ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पर जो सरकारी स्वामित्व वाले यहाँ पर ITI जो है वो ज़्यादा है निजी क्षेत्र की अपेक्षा, तो गलत हो जाएगा क्योंकि निजी वाले में काफ़ी ज़्यादा 78 हैं और जो बचे कितने करीब यहाँ पर 22%। ये क्या हो गए? ये आपके सरकारी में हो गए, गवर्नमेंट। प्रमुख योजनाएं कुछ दे रखी हैं यहाँ पर। इसमें यहाँ पर स्ट्राइप मॉडल ITI और ESTI उत्तर पूर्वी राज्यों में कौशल विकास बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, राइट। तो ये सब पॉइंट आपको इसके भी देख लेने कि औद्योगिक प्रशिक्षण जो संस्थान है ITI इसमें यहाँ पर कुछ स्तंभ दे रखे हैं इसके, ठीक है। आगे आते हैं अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इसकी स्थापना को बढ़ावा देना है ना। इसमें भारत वैश्विक क्षमता को लेकर के इसमें स्थिति क्या है, वैश्विक उपस्थिति क्या है इनकी, आर्थिक योगदान इनका क्या है,
ठीक है, रोजगार की स्थिति क्या है और विकास दर की क्या है, ये सब देखना है। आगे यहाँ पर जीसीसी के बारे में। जीसीसी क्या है, एक ग्लोबल इन हाउस सेंटर या कैप्टिव जैसी भी कहा जाता है। ये वैश्विक कंपनियों द्वारा बनाए गए विदेशी केंद्र होते हैं जो अपनी मूल कंपनी को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे आईटी सेवाएं, अनुसंधान और विकास सेवाएं और ग्राहक सेवा इत्यादि। आगे, ये केंद्र इन कंपनियों के आंतरिक ढांचे का हिस्सा होते हैं। ठीक है, भारत में जीसीसी वृत्ति के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? कम लागत सेवाएं मिलना, डिजिटल नीतिगत तैयारी करना, कुशल और सस्ता कार्यबल करना और बड़ा उपभोग बाजार बनाना। तो यहाँ पर जीसीसी के लिए कुछ जिम्मेदार कारक हो गए। ठीक है, नोट कर सकते हो यहाँ पर जीसीसी के कुछ जिम्मेदार कारक क्या होंगे ये, और इनके बारे में देख सकते हो ये पॉइंट। ठीक है, 4 और 3 7 8 पॉइंट आपको यहाँ से देखने हैं। ज़्यादा डेटा नहीं लिखना है, फिर से बोला हूँ जीसीसी ऐसे लिखो, लिखना नहीं है, पॉइंट बना के नोट करना है। ठीक है, आगे आते हैं। जीवन निर्वाह वेतन, इसमें क्या है? इसमें देखो क्या पढ़ना है आपको। इसमें आपको सिर्फ न्यूनतम वेतन ये और जीवन निर्वाह वेतन, इसमें क्या न्यूनतम वेतन न केवल जीवन के न्यूनतम निर्वाह के लिए होना चाहिए बल्कि श्रमिकों की दक्षता बनाए रखने के लिए भी होना चाहिए। जीवन निर्वाह वेतन वह स्तर होता है जो श्रमिकों को उनके परिवारों की गणना पर जीवन को स्तर प्रदान करता है। ठीक है, न्यूनतम वेतन का भुगतान न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य होता है, ये आपको पढ़ना है इधर। ठीक है, और केंद्र और राज्य दोनों सरकारें न्यूनतम वेतन तय कर सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी समीक्षा भी कर सकती हैं और उससे संशोधन भी कर सकती हैं। ये 3 पॉइंट यहाँ से पढ़ने, इससे भी और इधर से भी। राइट, आगे आते हैं टॉपिक नंबर। देखो टॉपिक नंबर 7 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। टॉपिक 6 और टॉपिक 7 आज टारगेट था, लेकिन टॉपिक 8 भी स्टार्ट कर देते हैं। टॉपिक 8 के कुछ पॉइंट हम लोग कर लेते हैं, बाकी हम लोग कल और कवर करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। टॉपिक 8 यहाँ से व्यवसाय, नवाचार और उद्यमिता, बिजनेस इनोवेशन एंड यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप है। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना सीसीआई, इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत वर्ष 2003 में की गई थी, किंतु ये पूर्ण रूप से वर्ष 2009 में क्रियाशील हुआ था। मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय। संरचना, आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य सम्मिलित होते हैं। अपीली प्राधिकरण, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी कानूनी अपीली न्यायाधिकरण होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। आते हैं आगे। सीसीआई की कुछ भूमिका भी है, जैसे कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कार्य प्रणाली होती है, उसको समाप्त करना होगा, और उपभोक्ता के हित में रक्षा करना, सरकार के प्रतिस्पर्धा को मुद्दों को सलाह देना। ठीक है, और कुछ यहाँ पर इसके लेकर के पूछताछ, जांच, आदेश पारित करना भी, यहाँ पर जुर्माना लगाना भी शामिल हो सकता है। विलय को विनियमित करना, ठीक है, और बदलती चुनौतियों के अनुसार ढलना। तो कुछ इसकी भूमिका है सीसीआई की। इनमें से बोलेगा, इनमें से सीसीआई की भूमिका को कौन सा नहीं दर्शाता है, तो ये 4-5 पॉइंट आपको पढ़ना है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो आंसर। प्रतिस्पर्धा सुव्यवस्थित करने के लिए हाल ही कुछ पहल की गई थी, जैसे यहाँ पर प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया था। ठीक है, हाल ही में यहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने लागत विनियमन 2025 अधिसूचित किया है, जिसमें प्रीडेटरी प्राइसिंग को रोकने के लिए नई परिभाषाएं शामिल की गई हैं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 42 में प्रीडेटरी प्राइसिंग की पहचान और किसी प्रभावशाली कंपनी द्वारा प्रभुत्व इसका दुरुपयोग में की गई थी। तो ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, छोड़ना है इसको। आगे आते क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके बारे में देखते हैं 8.2। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मंत्रालय कौन सा होगा? ये 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए, 10 साल पूरे हो गए। इसको लेकर मैंने 3-4 क्वेश्चन बनाए, पहले एमसीक्यू जो कराए मैंने वो सब यहाँ पर कराए, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मंत्रालय वित्त मंत्रालय, शुरुआत 2015 में हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि ये देश में सूक्ष्म उद्यम को बिना किसी बाधा के, बिना किसी कुछ गिरवी रखे कोलेटरल फ्री ऋण प्रदान कर सकते हैं। लघु और मध्यम उद्यम में यहाँ पर औपचारिक वित्तीय संस्थान को जोड़कर तथा उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर वित्त पोषण को संचित करने लोगों को वित्त प्रदान कर सकते हैं। हाशिए पर यहाँ पर जो पढ़े और अब सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों को वित्तीय समावेशन और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट है, ये इनके उद्देश्य को दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, ये जो है PMMKMY प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, इसमें किसी भी बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, इसको लेकर के NBFCs और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक आदि की नजदीक शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। कर्ज लेने वाला व्यक्ति मुद्रा ऋण के लिए
उदयमित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। मुद्रा योजना जो है ये मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड ने अपने मध्यस्थों अर्थात बैंक और एनबीएफसी को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगी। मुद्रा एक यहाँ पर पुनर्वित्त एजेंसी होगी, न कि प्रत्यक्ष ऋण देने वाली संस्था। इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पर मुद्रा की यहाँ पर श्रेणियाँ कुछ बताई गई, जैसे कि शिशु को लेकर के 50,000 रुपये तक ऋण, किशोर को लेकर के 50,000 से 5 लाख रुपए तक, और तरुण को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण, और तरुण प्लस में 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का ऋण। तो ये 5 पॉइंट आपको 4 पॉइंट याद रखना है। मैंने इस पर एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है पीटी का एमसीक्यूज में, ठीक है, वो देख सकते हो। जो पीटी 65 की उसमें मैंने एमसीक्यूज भी कराए हैं, तो वहाँ पर एमसीक्यूज में देख सकते हो जाके। हर टॉपिक के हर पार्ट के अलग अलग कराए मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं वित्तीय सहायता के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नहीं पूछेगा वित्तीय सहायता के प्रकार। आगे आते हैं पीएमएमवाई की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी। मुद्रा योजना की कुछ विशेषताएं, जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होगा, इसमें इंपॉर्टेंट एक बात है कि यहाँ पर ऋण में लगातार वृद्धि, शिशुओं से तरुण तक किशोर श्रेणी के ऋणों की हिस्सेदारी में वित्त वर्ष 16 के 5.9% से बढ़कर 44.7 हो गई है, जो नए आंकड़े को सोच को लेकर दर्शा रहा है। लेकिन पूछेगा नहीं आपसे, हटा तो ये पूरे पॉइंट आपको हटाने, सिर्फ ऊपर जो मैंने आपको बताया पॉइंट, ये पॉइंट आपको यहाँ से कवर करने थे, ठीक है। आगे आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII के बारे में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया के 139 देशों में नवाचार जो प्रदर्शन होता है उसको मापता है या मापन करता है। यह ऐसा निवेश पैटर्न तकनीकी प्रगति है जो अपनाने की दर और सामाजिक आर्थिक प्रभावों को आधार पर किया जाता है। इस सूचकांक की शुरुआत 2007 में की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार जो नीति है उसके लिए यहाँ पर एक आधिकारिक संदर्भ में मान्यता प्राप्त होगी है। भारत का नवाचार परिदृश्य, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर देखो ज्ञान और यहाँ पर प्रौद्योगिकी उत्पाद इसमें दिया हुआ है, राइट। और दूसरा दिया है सृजनात्मक परिणाम और भारत के नवाचार प्रगति। मतलब यहाँ पर भारत के जो नवाचार प्रदर्शन हैं क्या क्या हो सकते हैं। भारत के नवाचार प्रदर्शन में ज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पाद हो सकता है, जिसके अंतर्गत हमारे अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट पंजीकरण शामिल होंगे, ठीक है। और सृजनात्मक परिणाम के अंतर्गत हमारे भारत के शीर्ष 2023 में जो 49 से स्थान से उधर कर 2024 में 43 और 2025 में 42 तक यहाँ पर पहुँच गई थी। इसकी सृजन के जो कुछ परिणाम थे वो, ठीक है। और इसी के तहत यहाँ पर भारत के नवाचार बढ़ा था, इसमें इनकी जो वैश्विक स्तर की प्रथम स्थान उसको देखने को मिला था और घरेलू बाजार के पैमाने को देखने को मिला था। तो ये 3 पॉइंट जो है इसके अंदर जो पॉइंट है वो आपको भारत के नवाचार परिदृश्य को दर्शा रहे हैं, ठीक है। आपको लिखना कैसे, भारत का नवाचार परिदृश्य, पॉइंट लिखोगे ज्ञान का औद्योगिक उत्पाद और छोटा सा की पॉइंट अंदर वाला लिख दोगे। भारत की नवाचार बढ़त, इसमें एक पॉइंट लिखना है आपका ये वाला, ठीक है। उसके बाद सृजनात्मक परिणाम में ये पॉइंट लिखना है। तो इसे करके आपको परिदृश्य लिखने हैं इसके। GII 2025 के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर देखते हैं। भारत का उदय 2015 में इस सूचकांक में भारत की रैंक 81 थी, जो वर्तमान में 38 हो गई है करीब 10 सालों में। भारत वियतनाम के साथ यहाँ पर सबसे लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने वाला देश है। यहाँ भारत लगातार 15वें साल अपने विकास के स्तर को उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। सबसे नंबर में सी जो अर्थव्यवस्था होती हैं उसमें सूचकांक शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का स्थान होगा। शीर्ष नवाचार क्लस्टर्स में कौन आएगा, इसमें चीन और हांगकांग तथा उसके बाद टोक्यो यहाँ पर शामिल होगा, ठीक है। भारत के 4 क्लस्टर शीर्ष 100 में, एक तो बेंगलुरु 21वां, दिल्ली 26वां, मुंबई 46वां और चेन्नई 84वां, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने हैं, की पॉइंट सिर्फ याद रखने हैं। ये पॉइंट है कि एक ये और एक ये, राइट। 3 पॉइंट यहाँ से आप क्या लिखोगे, GII के प्रमुख बिंदु, ये 1 2 3। आगे आते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 को लेकर के यहाँ पर है स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार इन इकोनॉमिक साइंसेज अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के बारे में। इसकी स्थापना 1968 में स्वेरिजियस रिक्स बैंक स्वीडन केंद्रीय बैंक द्वारा की गई थी। ये अल्फ्रेड नोबेल 1895 की वसीयत द्वारा स्थापित 5 नोबेल पुरस्कारों की में से एक नहीं है। प्रदाता क्या होगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज होगा। प्रथम प्राप्तकर्ता 1969 में, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट। उसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे, ये दे रखा है पुरस्कारों विजेताओं के विशिष्ट योगदान क्या है इनके, जैसे कि उन्हें पुरस्कार जो होता है ये प्रौद्योगिकी प्रगति के माध्यम से सतत वृद्धि को लेकर के आवश्यक शर्तें पहचान करने के लिए दिया जाता है और प्रौद्योगिकी उन्नति में सतत वृद्धि प्राप्त करने को लेकर 3 प्रमुख तत्व मौजूद होना आवश्यक है इसमें। एक तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का संयुक्त विकास होना,
यांत्रिक क्षमता देना और यहाँ पर परिवर्तन के प्रति खुला समाज। ये यहाँ पर 3 मुख्य तत्व हैं जो इसके मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप नोट, ये 3 2 5 पाँचों पॉइंट आप इसके नोट करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाते हैं। आगे टॉपिक है 8.5 भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार। इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पार्ट में करेंगे। ठीक है, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार जो होता है, इसकी परिभाषा क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनकी मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न जो रचना है उस पर दिए गए अधिकार। वे आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रचना उपभोग को लेकर विशेष अधिकार देते हैं। ठीक है, IPRM की व्यवस्था जो होती है, इसके तहत 8 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं। ठीक है, इसमें प्रशासन, केंद्रीय वाणिज्य और यहाँ पर उद्योग मंत्रालय के तहत यहाँ पर पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा प्रशासित होते हैं। आगे बात लिखी इसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन पर अधिनियम का प्रशासन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, पादप किस्म पर अधिनियम ये प्रशासन केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो 3 पॉइंट यहाँ से 1 2 और एक ऊपर वाला 3 आपके याद रखने यहाँ से। आगे पॉइंट है भारत की बौद्धिक संपदा IP पर जो फाइलिंग है, इसमें वैश्विक स्थिति क्या है? भारत ने वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा पेटेंट इतने मंजूर किए हैं। साल 2023 में ट्रेडमार्क फाइलिंग में दुनिया में भारत चौथे स्थान पर आए और ये 2022 की तुलना में 6.1% ज़्यादा भी है। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत की रैंकिंग 2020 में 9 स्थान से बढ़कर 2023 में 6 स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है, और 2023 में भारत पहली बार दायर किए गए पेटेंट आवेदन की भारतीय निवासियों की हिस्सेदारी बहुमत 55.2% रही है। तो ये 3 से 4 पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट करना है। वैसे इस पर मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है और ये पॉइंट भी आपको नोट करना है कॉपी में अपनी। ठीक है, जो नोट्स बना रहे हो। आगे आते हैं, देखो आपको क्या करना है। अगर आपको मैगजीन आपके पास नहीं है तो प्रिंट आप निकाल सकते हो। प्रिंट भी नहीं है मतलब कोई बहुत ज़्यादा दूर आप गांव साइड में रहते हो, बिल्कुल नहीं निकल रहा है, काफ़ी महंगा प्रिंट निकल रहा है, 5-6 रुपये का पेज ले रहे हैं, तो क्या करना है आपको मैगजीन फिर नहीं निकालना है प्रिंट। फिर आपको यहाँ से अपना जो मैं बताता जा रहा हूँ वो सब पॉइंट आप लिख के टॉपिक नोट्स बनाते जाना है। अगर आप 1 रुपये पेज भी ले रहा है मैगजीन तो आपको प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, तो प्रिंट निकाल के सामने रखना है और उसको नोट करते रहना, साथ में अपना अलग से नोट्स भी बनाते रहना है। इतना आपको करना है, पैसे को नहीं देखना। अगर 100 रुपये तक मैगजीन 110 120 तक मिल जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, इतना ले लेना है। अगर उससे महंगी पड़ रही है तो आपको नहीं लेना है। ठीक है, तब आपको इससे करना है। आगे आते हैं, वैसे पूरी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, जो बताता जा रहा हूँ क्या क्या पूरी मैगजीन में करना है। आगे देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा जो है इसमें IP क्षेत्रों को लेकर जो नियामक पहलू है इसका विवरण दे रखा है। बौद्धिक संपदा के प्रकार क्या प्रकार हो सकते हैं? भौगोलिक संकेतक, डिजाइन, पेटेंट क्या हो सकते हैं, कॉपीराइट क्या हो सकता है, ट्रेडमार्क क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब पॉइंट देख सकते हो उनमें, राइट। जैसे कि यहाँ पर कॉपीराइट है, कॉपीराइट यहाँ पर लेखक आजीवन का 60 वर्ष और निर्माता प्रोड्यूसर के बीच में इतना हो सकता है। ट्रेडमार्क कितना हो सकता है? यहाँ पर 10 वर्ष अतिरिक्त और 10 वर्षों के लिए यहाँ पर नवीनीकृत। पेटेंट 20 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो डिजाइन होती है, यहाँ पर मूल डिजाइन, ये मानव नेत्र से देखने को लेकर सजावटी दृश्य, ये 20 + 10 + 5 15 होती है, राइट। और यहाँ पर भौगोलिक संकेत GI टैग यहाँ पर 10 वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट देख सकते हो। आगे आते हैं, व्यापार रहस्य पादप किस्म। जो पादप किस्म होती है ये आपकी 6 से 10 वर्ष के लिए होती है। ये होती क्या है? पादप किस्म जैसे कि स्थानीय प्रजातियाँ है ना, जो यहाँ पे एंडेमिक प्रजाति होती हैं, वे सभी विकसित प्रजातियों और गैर पारंपरिक और गैर स्थानीय प्रजातियों जो 1 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच वृक्षलताओं के मामले में कम प्रजातियों को लेकर के नई पादप किस्में दिखाना। तो ये पॉइंट आप कर सकते हो इनके। आगे आते हैं, देखो आप क्या है, अगर नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग पार्ट नंबर अगला करेंगे, जो भी पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, है ना। और यहाँ से इसको एंड करते हैं, राइट। 8.6 हम लोग अगले पार्ट से फिनिश करेंगे। अब इसको यहाँ से खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 टॉपिक आपके पूरे हो गए, 6 और 7 पूरे हो चुके हैं और 8वें भी मैंने आधे खत्म कर दिए हैं। ठीक है, 8.6 रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और मैं सुबह करा चुका हूँ, इन्वायरमेंट की मैगजीन कराया मैंने, और यहाँ से आज साइंस टेक्नोलॉजी की मैगजीन आ चुकी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वो भी मैंने आपको दोपहर में कराई है, वो भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, और कल MCQs भी मिलेंगे साइंस टेक्नोलॉजी के, राइट। तो एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।